गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूरोमेस्टिक्स की डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम वेरानस भी कहते हैं। इससे पहले हमने स्कोलियोडोन जो कि पाइसीज क्लासेस में आती हैं और फ्रॉग जो कि एम्फीबिया में आता है, दोनों के एलिमेंट्री कैनाल की कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी थी। दोनों के आवास अलग अलग होने की वजह से दोनों की इंटरनल और एक्सटर्नल फिजियोलॉजी में कुछ अंतर आ जाते हैं। उन अंतरों को हमने एलिमेंट्री कैनाल का एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया था। दोनों में ही हमने डायग्राम देखे थे और दोनों की फिजियोलॉजी में किस तरह से डिफरेंस आया, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ये हमने एक्सप्लेन किया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेरानस की, जो एक लैंड वर्टिब्रेट है, पूरी तरह से स्थल पर पाए जाने वाला प्राणी है। ये वेरानस का जो हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ें उससे पहले हम उसकी कुछ बेसिक हैबिट्स, उसका आवास, उसका भोजन, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। जो वेरानस होगा वो रेप्टाइल होता है, रेप्टिलियन नेचर का होता है, जो पूरी तरह से ज़मीन पर पाया जाता है, जो वृक्षों पर आसानी से चढ़कर अपना भोजन पकड़ता है। यह मांसाहारी होता है, छोटे कशेरुकी जंतुओं को अपना भोजन बनाता है तथा इसकी जीभ जो होती है वो शिकार को पकड़ने में मदद करती है। दांत शिकार को पकड़ने के लिए नुकीले इस तरह से बने होते हैं कि वो शिकार को पूरी तरह से अपने पंजों में फंसा सके। अन्य लक्षणों में यह घास, पत्ते, फल, बीज, कीट आदि का भी भक्षण करता है। तो इस तरह से एक तरह से ओमनीवेरस ये बिहेव करता है। एलिमेंट्री कैनाल में हम देखते हैं तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कुंडलित नलिका के रूप में होती है, जो मुख से अवस्कर छिद्र तक पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देख सकते हैं उसमें सबसे पहला भाग मुख होता है, जो दरार रूपी प्रोथ जो स्नाउट होता है उसके अग्रस्त सिरे पर पाया जाता है। यह ऊपर व नीचे की ओर स्थित जबड़ों द्वारा ढका रहता है। ऊपरी मुख निचले मांसल ओठों में सीमित रहता है, जो चलायमान नहीं होते। इन पर श्रृंगीय शल्क पाए जाते हैं और मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में ये स्ट्रक्चर सभी में सेम थे। हम स्कोलिडोन की बात कर रहे थे, हम राना टेग्रीना की बात करते हैं तो मुख होगा, मुख गुहा में खुलेगा, मुख गुहा में एक मस्कुलर टंग होगी, टंग जीभ पाई जाएगी, जबड़े होंगे, ये सभी में सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंट हम कहाँ पे दिखेगा हमको, दांतों की प्रकृति के आधार पे। वहाँ पे हम जैसे बात कर रहे थे वोमराइन टीथ किस में थे, फ्रॉग में वोमराइन टीथ प्रेजेंट थे जो कि स्कोलिडोन में नहीं थे। यहाँ पे हेट्रोडोन टीथ आ गए। दोनों में हमने जब टीथ देखे थे होमोडोंट प्रकार के थे, क्योंकि वहाँ पे भोजन को सीधा निगला जा रहा था, उनका ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा था। तो सभी जो टीथ थे वो एक से थे, इक्वल शेप एंड साइज़ के थे, तो उन्हें होमोडोंट टीथ कहते थे हम। यहाँ पे भोजन को पकड़ने में, चबाने में, काटने में काम में लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो टीथ हो गए वो हेट्रोडोंट प्रकार के हो गए। तथा एक्रोडोंट होते हैं, नुकीले होते हैं, जो छोटे नुकीले और एक्रोडोंट कहलाते हैं। हेट्रोडोंट विषमदंती प्रकार के टीथ होते हैं, जो आगे के 5 जोड़ी दांत व पीछे के दांत छोटे होते हैं। उनकी जीभ जो होती है वो मुख गुहा के फर्श पर त्रिभुजाकार मांसल चपटी लंबी संरचना के रूप में पाई जाती है। यह मध्यधर रेखा पर फर्श द्वारा पीछे से जुड़ी तथा आगे के नुकीले सिरे मुक्त अवस्था में मुख गुहा में पड़ी रहती है। इसमें टेस्ट बर्ड्स, ग्लैंडुलर पेपिला भी प्रेजेंट होते हैं इनकी टंग पर। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंस देखने को मिला, जो इनके जो टीथ होते हैं वो हेट्रोडोंट प्रकार के होंगे। ग्रसनी होगी, मुख गुहा पीछे की ओर ग्रसनी में खुलेगी, श्लेष्मिक भित्ति में अंदर वलन उपस्थित होंगे। इसकी फर्श पर मध्य की ओर यूस्टेकियन नलिकाओं के गोल रंध्र पाए जाते हैं और गलेट इसमें प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं ग्रसनी आगे की ओर ग्रसिका में खुलेगी। ग्रसिका एक लंबी पतली सकरी मांसल नलिका के रूप में ग्रसनी से आमाशय के बीच ग्रीवा भाग में पाई जाती है। यहाँ पे ईसोफेगस जो लिखा हुआ है ये एक लंबी नलिका के रूप में फेरिंग्स को यहाँ पे फिनिश होती है, वहीं से ईसोफेगस से स्टार्ट होती है और भोजन को ये सीधा आमाशय के अंदर ले जाती है। इसमें दोनों साइड में पीछे की ओर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड राइट लोब ऑफ लीवर दोनों यहाँ पे पाई जाती हैं। लीवर इसमें पीछे की ओर प्रेजेंट होगा
भोजन ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा। देह गुहा में बाईं ओर या लंबा नुकीला वक्र थैले समान भाग होता है। इनका स्टमक जो होता है थैले जैसा होगा, जो कार्डियक और पाइलोरिक दो भागों में डिवाइड रहता है। कार्डियक को हम आगामी और पाइलोरिक को हिंदी में निर्गमी आमाशय कहते हैं। यह देह गुहा में एक मीजोगैस्टर नामक पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा सदा रहता है। इसके चारों तरफ एक पेरिटोनियम झिल्ली होती है जिसे मीजोगैस्टर झिल्ली कहते हैं। आमाशय की भित्ति मोटी और पेशी होती है। इसके भीतर श्लेष्मिक स्तर में अनदैर्ध्य फलन पाए जाते हैं, जो इनके अंदर एसिड जो बनेगा वो उससे इसकी रक्षा करते हैं। इसमें कार्डियक और जो पाइलोरिक स्टमक होते हैं, वहाँ पे ये जहाँ पे स्टमक बंद हो रहा है वहाँ पे एक पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, जहाँ पे पाइलोरिक वाल्व के थ्रू इसके अंदर जो भोजन होता है उसको धीरे धीरे डिओडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजा जाता है। तो आमाशय से भोजन पचने के बाद डिओडेनम में आएगा। डिओडेनम में दो जूस मिला दिए जाएंगे। लिवर से इसमें बाइल डक्ट को बाइल जूस को छोड़ा जाएगा और पेंक्रियाज से इसमें पेंक्रियाटिक जूस छोड़े जाएंगे। तो आमाशय में भोजन के पचने के बाद भोजन इसमें दोनों रस मिला दिए जाते हैं और यहाँ पे पूरी तरह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसकी जो हम कहेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो भी अलग अलग भागों में डिवाइड होती है, जैसे डिओडेनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के पार्ट होते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं इलियम से लेके ये सीकम से पहले का भाग ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होने के बाद इसे लार्ज इंटेस्टाइन में आगे की ओर भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम जो भाग होता है वो रेक्टम कहलाता है, जहाँ पे अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। लास्ट में जो इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के लिए जो भाग होगा उसे क्लोएका कहेंगे। ये क्लोएका मलाशय जो होता है वो इसमें क्लोएका में खुलता है और इस 3 भागों में विभक्त होता है। यहाँ पे इसका भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब तक हमने जब क्लोएका पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वो डाइवर्सिफाई नहीं किया गया था, उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। यहाँ पे इसे 3 भागों में बांटा गया है, कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टेडियम। ये 3 पार्ट होते हैं। कॉप्रोडियम जो होता है अवस्कर या क्लोएका का प्रथम कक्ष होता है, जिसमें अनेक वलन इसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं और इसमें स्फंक्टर पेशियों द्वारा यूरोडियम में खुलता है और यूरोडियम आगे जाके प्रोक्टेडियम में खुलता है। पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं तो वही यहाँ पे 2 प्रकार की पाचन ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, लिवर एंड पेंक्रियाज। लिवर के द्वारा इसमें बाइल जूस बनाए जाएंगे और पेंक्रियाज के द्वारा पेंक्रियाटिक जूस इसमें बनाए जाते हैं, जहाँ पे इसमें पूरी तरह से पाचक रसों के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूरोमेस्टिक्स में पाचन जो होता है जो ये पूरी तरह से मांसाहारी प्राणी होता है और इस शिकार इस प्राणी द्वारा समूचा निगला जाता है। दांतों का कार्य जो होता है यहाँ पे शिकार को पकड़ना होता है, क्योंकि वयस्क प्राणी में दांत गिर जाते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ की उपस्थिति के बारे में अभी संदेह है, ज़्यादा इनका जो फंक्शन है वो हमें पता नहीं है। संभवतः मुख गुहा में पाचन आरंभ हो जाता है। मुख जो पाचन जो होता है वो जठर और आंत्र में होता है, स्टमक में और इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से पाचन होता है। कोलन व मलाशय में पचित भोजन से जल का अवशोषण करने का कार्य शुष्क परिस्थितियों में रहने के कारण अत्यधिक महत्व है। यहाँ पे एक नई चीज़ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे पानी में नहीं रहते, ये शुष्क वातावरण में रहते हैं, तो इनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इनका जो अवस्कर है वो ज़्यादा भागों में बटा हुआ है। डाइवर्सिफाई क्यों है? एक तरह का अनुकूलन हो गया यहाँ पे। अनुकूलन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उसमें जल की मात्रा शरीर से बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाए। तो एक तरह का अनुकूलन हमको यहाँ पे देखने को मिला। इस तरह से अवेयरनेस जो होता है उसके हमने ये सभी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के देखे और ये भी हमें देखा कि किस तरह से ये स्कोलियोडोन और फ्रॉग से डिफरेंट है।